बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं नीतू कुमारी। हर रोज़ की तरह आज भी हम सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार, साथ ही जानेंगे मौसम का हाल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अपने मवेशियों का बीमा कराकर पशुपालक हो सकते हैं लाभान्वित। सितंबर माह तक की जा सकती है गेंदा फूल की बुआई। निकाई गुड़ाई के लिए उत्तम उपकरण है बीड हो। पशुपालन के दौरान कभी कभी ऐसी नौबत आती है कि बीमारी या किसी अन्य कारणवश पशुओं की असमय मृत्यु हो जाती है, जिससे पशुपालकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे नुकसान से पशुपालकों को बचाने के लिए पशुधन बीमा योजना चलाई जाती है। संकर और देसी नस्ल के दुधारू पशुओं का बीमा कराकर किसान निश्चित होकर दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं। किसानों को खेतीबाड़ी के कार्यों में आर्थिक समस्याएं भी आती हैं, जैसे संसाधनों की कमी या समय पर पैसे का अभाव में खेती ना कर पाना इत्यादि। इन समस्याओं से उबारने के लिए सरकार किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देकर बैंकों से लोन मुहैया कराती है। कृषक किसान क्रेडिट कार्ड लेकर इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड को जल्द से जल्द राज्य के सभी किसानों को उपलब्ध कराने की योजना है। फिर भी जिन किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बन पा रहा है या नहीं बना है, वो इसे बनवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ फोटो और वंशावली संबंधी प्रमाण पत्र या शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेजों के साथ प्रखंड कृषि विभाग, नजदीकी बैंक या किसान मित्र से संपर्क कर सकते हैं। पशुपालकों के लिए मुर्गी पालन एक बेहतर आय का जरिया है। मुर्गी पालन को कम लागत से ज़्यादा मुनाफा प्रदान करने वाला व्यवसाय माना जाता है। यदि आप देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए देसी मुर्गी की उन्नत नस्ल कड़कनाथ, एसील, ग्रामप्रिया, बनराजा, श्रीनिधि और झारसुख का पालन करना बेहतर होगा। मुर्गी की ये देसी नस्लें व्यवसाय के लिए उत्तम मानी जाती है। तो नस्ल में देसी नस्ल की बात करते हैं तो कड़कनाथ, एसील ये काफ़ी प्रमुख नस्लें हैं जो हमारे झारखंड में मिलता है, अन्य राज्यों में भी ये मिलता है। इसके अलावा कुछ और नस्ल हैं जिसको हम लोग वैरायटी कर सकते हैं, जो कि देसी से वो तैयार किया गया है, जैसे ग्रामप्रिया, बनराजा, श्रीनिधि, और हमारा झारखंड में जो तैयार किया गया नस्ल वो है झारसिम। तो ये सब सारे नस्ल जो है काफ़ी प्रमुख नस्ल है और हमारी ग्रामीण वातावरण में हमारे किसानों के बीच काफ़ी अच्छी तरीके से रहते हैं। किसान भाइयों, समय के अनुरूप फसल की बुआई की जाए या यूँ कहें कि जो फसल हम लगा रहे हैं उसकी बुआई सही समय पर की जाए तो उत्पादन बेहतर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जो किसान भाई गेंदा फूल की फसल लगाने के इच्छुक है वे सितंबर माह तक गेंदा फूल की बुआई कर सकते हैं। अगर आप बीज की बुआई करने से लगाना चाह रहे हैं तो आप अगस्त माह के अंतिम में शुरू कर दें या मध्य सितंबर से भी इसका कार्य शुरू कर सकते हैं, बुआई का कार्य। लेकिन अगर आप कर्तन लगा रहे हैं तो आप उसको जो है वो आपका 1 महीना बच जाता है, उसको आप सीधे कर्तन जो है अगस्त, चूँकि अभी हमारा जो समय चल रहा है बहुत ही ज़्यादा वर्षा वाला चल रहा है, तो थोड़ा वर्षा को कम हो जाने दें। अगस्त का जो अंतिम सप्ताह है और सितंबर का जो प्रथम सप्ताह है उस समय अगर हम कर्तन लगाते हैं तो कर्तन सीधे हम उस टाइम उसकी रोपाई कर सकते हैं सीधे खेत में। निकाई गुड़ाई के लिए वैसे तो अनेकों उपकरण उपलब्ध हैं, परंतु बीडो एक ऐसा उपकरण है जो वैसे घासों को भी जड़ समेत उखाड़ने में सक्षम है जिसकी जड़ें जमीन में गहरी जाती है। बहुत प्रकार के अन्य आवश्यक खरपतवार ऐसे हैं जो हाथों या साधारण कृषि यंत्रों द्वारा पूरी तरह से जमीन से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि इनकी जड़ें जमीन में काफ़ी अंदर तक जमी होती है। ऐसे में पूरी तरह से इनका नियंत्रण भी नहीं हो पाता है। इस प्रकार के घासों के नियंत्रण के लिए ये बीडो नामक उपकरण बहुत ही उपयोगी है। बीडो ऐसे घासों को पूरी तरह से उखाड़ने में सक्षम है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस।
देवघर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने देखा कि कैसे हमारे किसान भाई बहन अपने खेतों में मेहनत करके अपनी खेती को और आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही आपने देखा मौसम का हाल। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, जल्द होंगे हाजिर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का
काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद आपका स्वागत है हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे लाख की खेती की संभावनाएं के बारे में। किसान भाइयों, लाख की खेती दुनिया भर में की जाती है, परंतु इसका 60% खेती झारखंड राज्य में किया जाता है। लाह एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद है अथवा लार है। लार का प्रयोग अन्य अलग अलग चीज़ों में किया जाता है, जैसे पेंट, चूड़ी बनाने में, मेकअप के सामान में, अलग अलग चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो लाह की खेती की और अधिक क्या क्या संभावनाएं हैं, इसकी खेती कैसे करें, इन सब की जानकारी हम लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में पिछले कई सालों से बड़े पैमाने पर लाह की खेती हो रही है। इसको लेकर ग्रामीण काफी उत्साहित भी दिख रहे हैं। जानकार कहते हैं कि लाह की खेती में काफ़ी संभावना दिखती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है वनों से आच्छादित क्षेत्र। अगर वनों से आच्छादित क्षेत्र की बात करते हैं तो ऐसे में लाह की खेती की क्या संभावनाएं हैं और हमारे किसान इससे जुड़कर किस तरीके से वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इन सारे विषयों की जानकारी देने के लिए हम आप पहुँचे हैं रांची के कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यान में। और हमारे साथ हैं के वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं। देखिए, जैसा आपने अभी बताया कि इसकी संभावना के बारे में, तो ऐसे भी पूरा जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा अग्रणीय स्थान है पूरे विश्व में। इसकी गुणवत्ता के जैसा लाह कहीं भी नहीं होता है। तो इतना अच्छा जो है पूरे भारतवर्ष में 1 नंबर है लाह उत्पादन है, पूरे विश्व में इसकी गुणवत्ता के जो लाह है। तो निश्चित रूप से ये हमारा जो है आज से नहीं, महाभारत काल से जो है इसकी संभावना, पोटेंशियलिटी भरा पड़ा हुआ है। बस क्या होता है कि समयानुसार थोड़ी थोड़ी उसमें तकनीकी की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उसमें तकनीकी को समावेश कर लें तो उसका उत्पादन जो है वो कई गुना हम उसी संसाधन को इस्तेमाल करते हुए बढ़ा सकते हैं। और जहां आपने जैसा बताया कि पूरा का पूरा ये क्षेत्र वन क्षेत्र है, तो ऑलरेडी हमारे पास वैसे जो है होस्ट पौधे हैं, होस्ट पौधे जहाँ पर हम लोग आसानी से लाह के कीटों का संचरण कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो इसमें 2 तरह के पौधे यहाँ पर जंगल में पर्याप्त मात्रा में हैं, और कुछ हैं तो उसको हम लोग जो है अभी बरसात का समय है उसको गाछी तैयार के लगा सकते हैं। 2 पौधे में हम लोग समझते हैं कि जो है इसके पहला है एक जो है मेजर पौधे। मेजर पौधे कहने का मतलब है वैसे पौधे जिसमें आपका 15 से 20 गुना लाह का उत्पादन किया जा सकता है। उसमें है आपका कुसुम, बेर, पलास और फ्लेमेंजिया सेमिया लता। ये 4 एक ऐसे पौधे हैं जिसको हम लोग मेजर पौधे के रूप में जानते हैं, और ये जंगल में भरा पड़ा हुआ है। लाह की खेती साल में 2 दफे की जा सकती है। इसकी खेती से न केवल किसान स्वावलंबी बन सकते हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत और सशक्त हो सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि माइनर पौधे कहने का मतलब वैसे पौधे जो है जिसमें 10 गुना लाह का गुणन होता है। तो वैसे पौधे हैं आपको जो है इसमें हम लोग देखें पुत्री, पाकड़, खेर, गलवांग, भलिया, आपका अरहर, आकाशमणि, ये सारे पौधे जो हैं वो क्या हैं कि आपको उसमें माइनर पौधे हैं जिसमें 10 गुना लाह का गुणन होता है। हमको जो है यहाँ के रिसोर्स को, यहाँ के संसाधन को जस्ट पहचानना है, और पहचानने के बाद आप जब उसको पहचान लिए तब उसके बाद जो है आप क्या करेंगे कि वहाँ पर उसको समयानुसार काट छाँट करते हैं। अगर आपको वैज्ञानिक खेती है तो इसके लिए जो है दिव्यान कृषि विज्ञान केंद्र सतत जो है यहाँ पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है, तकनीकी उपलब्ध कराता है। तो इसके साथ साथ जो है यहाँ पर IINRG इंस्टीट्यूट है, उसके संदर्भ में किसान जो है इस संभावना को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यानी उसको जो है वो एक अतिरिक्त आय के लिए, खेती बाड़ी तो कर रहे हैं लेकिन खेती बाड़ी के अलावा अगर उनको जो है आय के सोर्स में अगर वृद्धि का चाहिए तो वो लाह की खेती एक सशक्त माध्यम है, और उसको यहाँ के नेचुरल रिसोर्स के साथ जो संसाधन है उसके साथ जोड़ते हुए वो अतिरिक्त आय को लाभ कमा सकते हैं, और इन सारे पौधों का वो सही ठीक इस्तेमाल कर। झारखंड में 30% वन भूमि है। यहाँ के वनों में कुसुम, पलाश, सेमिया लता और बैर के पेड़ बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इन पेड़ों में लाह का उत्पादन कर अपनी आर्थिक समृद्धि किसान प्राप्त कर सकते हैं।
हम लोग जो है पूरा झारखंड का राष्ट्रीय फूल है प्लास है। तो प्लास को हम लोग देखते हैं कि ये एक ऐसा पौधा है, पहले इसमें जो है वो लगभग हम लोग देखते थे कि रंगनी लाह का, इसमें जो बैसाखी लाह है वो बड़े क्षेत्रफल पर किया जाता था। लेकिन आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि इसी में स्वादी प्लास, कुछ ऐसे सफ़ेद प्लास हैं जिसमें कुसमी लाह का जो है हमारा क्या होता है कि प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। और कुसमी लाह का जैसे ही संचरण होगा तो यहाँ पर उत्पादन इसका जो है कई गुना बढ़ जाएगा। अब इसमें जहाँ तक तकनीकी की बात है तो हम लोग देखते हैं कि सिर्फ एक जो है आपका कुसुम का पौधा है जिसको 18 महीना पहले हमको काटना पड़ता है, और बाकी जितने भी होस्ट पौधे हैं उसको 6 महीना पहले हम लोग पतली, जो आपस में लड़ा हुआ नहीं हो, क्रिस क्रॉस नहीं हो, रोग बीमारी लगा हुआ हो, वैसे पौधे को जो है उसकी शाखाओं को हम लोग 6 महीना पहले छटाई कर देते हैं। 6 महीना के बाद जब उसमें से शाखा निकल जाता है, नरम मुलायम रसदार जो है उसमें ज़्यादा संख्या में जब शाखा निकल जाते हैं, तब उसके बाद 1 मीटर के शाखा में लगभग जो है 15 से 20 ग्राम हम लोग बीहन लाह का संचरण कर देते हैं। और बीहन लाह का जब संचरण हो जाता है तो वो फिर जो है 6 महीना तक में आपको अगर 3 बार इसमें अगर दवा का छिड़काव, हम लोग इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है, पहला छिड़काव है वो 30 दिन में, दूसरा छिड़काव जो है इसका 60 दिन में, और तीसरा छिड़काव 90 दिन में। 3 अगर दवा का छिड़काव करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ता है तो इसमें फफूंदनाशी जो है वो दवा का छिड़काव करते हैं। तो ये अगर करते हैं, पहला छिड़काव अगर हम बोले तो रिजेंट के नाम से जो आता है उसका हम लोग जो है वो फिप्रोनिल है 5% उसका छिड़काव, दूसरा जो है बम्बार्ड है, इथोफ्रेनोफॉक्स जो दवा आती है उसका जो है 1.5 ml से 2 ml पर लीटर पानी में घोल बना के, और तीसरा जो है DDVP है, डाइक्लोरोवॉस जो है नुवान 76% उस दवा का छिड़काव। ये तीनों दवा का अगर जो व्यक्ति छिड़काव किए और ज़रूरत पड़ा जब बारिश का समय है तो उसमें जो है बेवेस्टीन है आधा ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव कर दिए, तो ये काम करने से क्या होगा कि उनमें किसी प्रकार का जो बीहन लाह तैयार होगा उसमें किसी प्रकार के शत्रु कीट नहीं आएंगे, कोई रोग बीमारी नहीं आएंगे। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो जिन भी किसान के पास लाह की खेती के लिए संसाधन मौजूद है उन्हें जरूर लाह की खेती करनी चाहिए। ये हमारे पास आर्या योजना है, उसके साथ भी किसान अगर जुड़ करके इसको लार्ज स्केल एरिया में कर सकते हैं, एक समूह बना करके द्वितीयक उत्पाद है कि प्रोसेसिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो संभावना है उसमें किसान भाई को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास अगर नेचुरल रिसोर्स है, अगर बेर का पौधा है, कुसुम का पौधा है, पलास का पौधा है, तो उसको यूं ही जो है आप 2 पैसा का जो है इनकम ना मिले वैसा छोड़ना नहीं है। आप बैर से आपको क्या मिलेगा, अगर जंगली पेड़ है तो उससे कुछ मिलना नहीं है। लेकिन अगर वही पेड़ में अगर लाह का संचरण हो गया है तो उसकी एक एक शाखा जो है वो लगभग आपका 100-200 रुपये में बिक्री होगा। तो 200 रुपया पर शाखा जो है हम लोग देखते हैं 200-250 रुपया किलो जो है बीहन लाह का अभी दाम चल रहा है, आप उसको उसके रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है असीम संभावना है कि हमारे पास जो भी उपलब्ध संसाधन है अगर उसका ठीक सही अगर इस्तेमाल कर लें तो आने वाला समय में ये खेती बाड़ी के अलावा एक स्ट्रॉन्ग उनके पास संसाधन होगा जिससे वो अपनी आय को वृद्धि कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे मिट्टी की जांच के फ़ायदे के बारे में। किसान भाइयों, ये हम सब जानते हैं कि अगर हम अपने शरीर की जांच करवाते हैं तो इससे हम आगे स्वस्थ रहते हैं। तो उसी प्रकार अगर आप अपनी मिट्टी की जांच करवाते हैं तो आपको आपके आने वाले फसलों में सहायता मिलेगी। जैसे अगर आपकी मिट्टियों में किसी भी तरह की कमी होगी तो जांच के फ़ायदे से आप उसे सुधार सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं अपने विशेषज्ञ से मिट्टी की जांच के फ़ायदे के बारे में। आज हम दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र में हैं और हमारे साथ है यहाँ के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत कुमार सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मिट्टी जांच से क्या फ़ायदे हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, चूँकि ऐसा देखा भी गया है कि मिट्टी जांच जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होता है फसलों के लिए, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मिट्टी जांच किसानों को क्यों कराना चाहिए और इससे क्या फ़ायदा है। देखिए, मिट्टी जांच तो खासकर फसल उत्पादन के लिए बहुत ही ज़रूरी है और हमारे पर्यावरण के लिए भी ज़रूरी है। मिट्टी जांच क्यों कराना चाहिए, जहाँ तक किसानों की बात है, तो मिट्टी जांच कराने से पहले तो ये मालूम हो जाता है हमारी मिट्टी में कि कौन कौन से पोषक तत्वों की उपलब्धता है तथा किन किन पोषक तत्वों की
कमी है। यदि मिट्टी जांच करा लेते हैं तो हमको मालूम हो जाएगा कि नाइट्रोजन हुआ या फास्फोरस या पोटेशियम हुआ, उसकी कितनी मात्रा है, और उस हिसाब से या माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व भी क्या क्या किस किस कितनी मात्रा में, उसके आधार पे हम फिर रिकमेंड अनुशंसा करते हैं कि कौन सी फसल ली जाती है। उसके बेस पे कैलकुलेशन करके फिर जितनी बीज की ज़रूरत है, कितना मिट्टी में है और कितने फसल को चाहिए, इनके बीज की जो कमी रहती है उसको हम उर्वरक से या बायो फर्टिलाइज़र से या कंपोस्ट खाद से पूर्ति करते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी किसान को अपने खेत की मिट्टी जांच करानी है तो वो कैसे, मतलब मिट्टी का जो सैंपल होगा वो कैसे कलेक्ट करेंगे और कैसे उसको जमा करके आप तक पहुंचाया जाएगा? देखिए, पहला तो है कि मिट्टी का नमूना कैसे लेना चाहिए। तो इसका बहुत एक साधारण सा नियम है। मिट्टी का नमूना, यदि किसी एक खेत का मिट्टी का नमूना लेना है तो 2-3 चीज़ को ध्यान में रखेंगे। पहला है कि वो मेड़ के पास से नहीं लेना, मेड़ से 1-1 फीट छोड़ के ही नमूना लेना चाहिए। यदि वहाँ पे कोई पौधा है तो पौधे के नीचे से नहीं ली जानी चाहिए। और तीसरा चीज़ है कि जहाँ पे खाद गिरा है वहाँ से मिट्टी का नमूना नहीं लिया जाना चाहिए। रही बात कैसे लेना है, तो एक सिंपल सा बात है कि 6 इंच का एक वी आकार का एक गड्ढा बनेगा। आप कुदाली से करेंगे तो अपने आप वी आकार का गड्ढा कट जाता है, या तो फिर एक ऑगर आता है, ऑगर से भी नमूना लिया जाता है। तो 6 इंच तक मिट्टी का नमूना लिया जाता है। और मिट्टी का नमूना लेते समय हम प्लास्टिक का औजार का इस्तेमाल जिसमें रखना है, कोई चीज़ प्लास्टिक की बाल्टी हो या प्लास्टिक का कोई थैला, उसमें हम करेंगे। और मिट्टी का नमूना लेने के बाद कहाँ पे जांच होगी वो प्रश्न है। तो वो मिट्टी का जांच आप जितने भी इस प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ पे प्रयोगशाला उपस्थित है, वहाँ पे आप हम लोग किसान भाई करा सकते हैं। जितने जिला स्तर पे भी राज्य सरकार के बहुत सारे प्रयोगशाला हैं वहाँ पे करा सकते हैं। बहुत सारे कृषक मित्र को मिनी सॉइल लैब का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मिनी सॉइल लैब से भी करा सकते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ एक प्रदेश में एक कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ पे जांच करा सकते हैं। सभी जगह किसानों के लिए निःशुल्क ये सुविधा उपलब्ध है। रांची जिले की जहाँ तक बात है, रांची जिले में दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र में भी वो सुविधा उपलब्ध है, किसान भाई मिट्टी जाँच करा सकते हैं। अच्छा, जैसे मिट्टी जाँच के लिए जब हमारे किसान भाई मिट्टी लाते हैं तो उसको जमा करने, आपने कहा कि जैसे कि एक भी आकार का जो है गड्ढा बना के उसमें से मिट्टी ले सकते हैं, लेकिन किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? देखिए, उसमें मिट्टी जांच का नमूना लेते समय 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। 2-3 बातों का तो मैं बताया। एक है कि वो 6 इंच तक ही मिट्टी का नमूना लेना चाहिए यदि फसल है तो, क्योंकि मिट्टी का जो फसल है उसकी जड़ 6 इंच तक ही पोषक तत्व लेती है। यदि कोई बगीचा लगाना है तब फिर और गहराई से लेते हैं। मिट्टी का नमूना लेते समय एक सावधानी ये रखना चाहिए कि जब जहाँ पे लेना है उसके ऊपर की घास उसको हटा दी जानी चाहिए। और एक 10 से 12 जनरली मान लीजिए जो प्लॉट का लेना है, जिस खेत का लेना है, उसमें 10 से 12 जगहों को चिन्हित किया जाता है। ऐसा चिन्हित नहीं किया मतलब करना चाहिए कि वो पूरे खेत का प्रतिनिधित्व करे। छाए में सुखाना चाहिए मतलब छाए में कहीं पे भी रूम में या एयर ड्राई कर लेना चाहिए। सूखने के बाद एक प्लास्टिक के थैले में हम नमूना को रख लेंगे। किसान भाई, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उसमें अपना नाम लिखें, अपने गांव का नाम लिखें, पता लिखें। हो सकता है कि आपके गांव में एक नाम से 2 लोग हैं तो पिताजी के नाम से पता चल जाएगा। यदि हो सकता है पिताजी का नाम है तो फिर आप उस प्लॉट का, वो बहुत ज़रूरी है कि किस खेत का नमूना कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका खतियान नंबर लिया जा रहा है। जैसे खेत का बहुत सारा आइडेंटिफिकेशन होता है कि तालाब के बगल का खेत या बाड़ी के पास का खेत, तो वैसे करके एक होना चाहिए चिन्हित कि आपके पास 5-6 सॉइल हेल्थ कार्ड है तो आपको पता चले कि मेरे किस खेत का है वो नमूना। और दूसरा चीज़ है कि उसको पेंसिल से लिखना चाहिए, या डॉट पेन से लिखना चाहिए। पेन से नहीं लिखना, नहीं तो नाम मिट जाता है। और दो चीज़ और महत्वपूर्ण है कि कौन सी फसल जो नमूना लिए गई था तो कौन सी फसल थी, उसके बाद ली गई फसल का नाम और ली जाने वाली फसल का नाम, कि आप दलहन लेंगे कि तेलहन लेंगे कि सीरियल फसल लेंगे, वो भी होना चाहिए। और एक क्षेत्रफल होना चाहिए कि कितने क्षेत्रफल का है, क्योंकि जब ऐसे यदि आप नहीं देते हैं तो रिकमेंडेशन 250 डिसमिल के हिसाब से हो जाता है और आपका मान लीजिए 50 डिसमिल है तो फिर दिक्कत होगी कैलकुलेशन में। तो आप क्षेत्रफल भी लिखें, ली गई फसल और ली जाने वाली फसल का नाम लिखें और खेत का संख्या या उसकी पहचान जरूर लिखें। बिल्कुल। एक चीज़ अभी आपने कहा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, सॉइल हेल्थ कार्ड मृदा स्वास्थ्य प्रपत्र का माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका लॉन्च किया गया था। इसका एक उद्देश्य था कि जितने भी देश में कृषक हैं उनको एक सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाए। तो ऐसे देखा जाए तो हमारे देश में बहुत सारे कृषक और बहुत सारे खेत उनके भी बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में रहते हैं, तो सब लोगों को देना संभव नहीं है एक खेत का देखा जाए। तो पहले शुरुआती स्तर में ग्रिड बेसिस पे सॉइल सैंपल लिया गया
सिंचित एरिया है तो 10 हेक्टेयर का, सिंचित है तो 25 एकड़ का, ऐसे करके सिंचित है तो और 25 हेक्टेयर का एक बिना सॉइल हेल्थ कार्ड के यदि मिट्टी का अनुशंसा कर डालते हैं तो हो सकता है यूरिया की मात्रा 10 kg ज़रूरत है हम 15 kg डाल लें, या 10 kg ज़रूरत है हम 5 kg डालते हैं। फास्फोरस की ज़रूरत है कि नहीं है हम डाले जा रहे हैं, तो उनको रोकना, असंतुलित मात्रा का व्यवहार को, प्रयोग को रोकना है। यदि सॉइल हेल्थ कार्ड करके हम करते हैं तो संतुलित मात्रा का जब हम उपयोग करते हैं तो हमारा उत्पादकता भी बढ़ता है, इनपुट कॉस्ट भी घटता है, हमारा मिट्टी है, जल है, वायु है, सभी पर्यावरण भी स्वस्थ होता है। किसान भाइयों, अभी आपने देखा मिट्टी की जांच के फ़ायदे के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी हमसे लेनी हो या किसी भी तरीके की जानकारी हम तक पहुँचानी हो तो आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। अब दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।